जय हिंद। देखिए, हम लोग समझते हैं कि भारत पनडुब्बियों के टेक्नोलॉजी के मामले में इतना कैसे पिछड़ गया कि हमें चाइना की बराबरी करने में आगे 50 साल लग जाएंगे। और हमारे नौसेना के अधिकारियों ने जो एयरक्राफ्ट कैरियर पे भरोसा दिखाया था, तो हमें एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में तो ठीक है, बट पनडुब्बी के मामले में इतने कैसे पिछड़ गए। देखिए, पनडुब्बी को हम साइलेंट किलर कहते हैं। ये पानी के अंदर रहती है, जिस वजह से ये ऑलरेडी स्टिल्ट हो जाती है। कोई रडार सैटेलाइट इसको पानी के अंदर नहीं पकड़ पाता है। बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के समय हम लोग पाकिस्तान की पनडुब्बी को ट्रेस कर रहे थे, जो 21 दिन बाद ट्रैक हुई थी। सोचिए, 21 दिन लग गया था हमें पाकिस्तान की पनडुब्बी। 21 दिन में कोई हथियार, कोई पनडुब्बी कितना तबाही मचा सकता है, आप आइडिया लगाइए। तो इन पनडुब्बियों के बारे में हम लोग समझते हैं। ये पानी के अंदर चलती है। इसे चलाने के लिए इसके प्रोपेलर को घुमाना पड़ता है। अब इन प्रोपेलर को घुमाने के लिए सिंपल सा है, इसके अंदर एक ठो इंजन सेट करते हैं, इंजन इसको नचा देगा। तो हम लोग एक इंजन लगा देते हैं, लेकिन जब इस पनडुब्बी को पानी के अंदर ले जाते हैं तो इंजन काम ही नहीं करेगा, क्योंकि इंजन को धुआं निकलने के लिए भी चाहिए और इसको एयर भी चाहिए, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के तो फ्यूल जलेगा नहीं यहाँ पर। तो पनडुब्बी को अंदर कैसे लेके जाया जाए, यहाँ पर अंदर तो काम ही नहीं करेगा। तो फिर सोचा गया कि चलिए हम एक डीजल इंजन लगाते हैं, क्योंकि पेट्रोल इंजन में तो उतना पावर होता नहीं है, डीजल इंजन में ज़्यादा पावर होता है। तो एक डीजल इंजन लगाते हैं, पनडुब्बी को आधा ऊपर रखते हैं और यहाँ ले आके यहाँ से ऑक्सीजन ले लेंगे, धुआं छोड़ देंगे यहाँ पे, पनडुब्बी चालू हो जाएगी, काम करना लग जाएगा, इंजन तो काम ही कर देगा। लेकिन आप बताइए, जब यही करना था तो फायदा क्या है? तो काम तो शिप भी कर सकता था। पनडुब्बी का मेन काम है नीचे जाना, नीचे गया तो ऑक्सीजन खत्म, यहाँ पर ऑक्सीजन बिना इंजन चल ही नहीं सकता है यहाँ पे। तब क्या किया जाएगा? तब इसके लिए हाइब्रिड टेक्नोलॉजी लाया गया। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में पनडुब्बी को सतह के ऊपर लाया गया और डीजल इंजन चालू किया गया। डीजल इंजन चालू करके इसके अंदर बिजली बनाया गया, उस बिजली से बैटरी को चार्ज किया गया। तो बैटरी चार्ज हो गई। अब इस बैटरी के दम पर जब इसको अंदर जाना हुआ तो इंजन बंद करके अंदर चला गया और अंदर इसको बैटरी के दम पे ले जाया गया। यानी हाइब्रिड सिस्टम है, डीजल इंजन भी काम करेगा, बैटरी चार्ज होने के बाद पनडुब्बी अंदर चली जाएगी। यानी अंदर जाने के बाद पनडुब्बी डीजल इंजन पे नहीं चलती है, बल्कि वो बैटरी से चलती है। इसका दो फायदा होता है। एक तो भैया अंदर में डीजल इंजन चल ही नहीं पाएगा, दूसरा ये होता है कि बैटरी से चलने पे बहुत साइलेंटली चलती है। इसलिए इस पनडुब्बी को चलाने के लिए हमें एक डीजल इंजन चाहिए और बहुत ज़्यादा मात्रा में बैटरी चाहिए। इसीलिए हम इन पनडुब्बियों को डीजल इलेक्ट्रिक बैटरी कहते हैं, ये पनडुब्बी कहते हैं, क्योंकि इसमें डीजल भी चाहिए और इलेक्ट्रिक भी चाहिए। तो डीजल इलेक्ट्रिक बैटरी कहते हैं। बाहर आके डीजल इंजन चालू किया, बैटरी चार्ज करके अंदर चला गया। इसकी बैटरी इसे 2 दिन तक चला सकती है। तो 2 दिन तक ये आराम से चल सकता है, लेकिन हर 2 दिन के बाद इसे ऊपर आना पड़ेगा कुछ घंटों के लिए, 4-5 घंटे के लिए आएगा और उसी में ये अपना डीजल इंजन चालू करेगा। ऊपर आएगा, डीजल इंजन चालू करेगा, बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी, फिर ये अंदर डीजल इंजन बंद करेगा और अंदर चला जाता है यहाँ पे। इसीलिए इसे डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी कहा जाता है। लेकिन इसकी एक खराबी है, जब हर 2 दिन के बाद ये इसे बाहर आना पड़ता है चार्जिंग के लिए, तो ऊपर आता है चार्ज करने के लिए, एग्जॉस्ट करेगा ये सब, तो ये रडार के पकड़ में आ जाता है। तो रडार के पकड़ में आने के बाद ये स्टिल्थ नहीं रह जाता है। जब तक ये चार्ज करेगा, सैटेलाइट या रडार देख लेंगे सब, दुश्मन आ जाएगा। अगर दुश्मन आ गया, अब ये भागते भागते कि कुछ एरिया में घेरा जाएगा यहाँ पे, तो इसे मरने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसे छुपाना जरूरी था। तो छुपाने के लिए ना स्नॉर्कलिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। स्नॉर्कलिंग टेक्नोलॉजी में क्या होती है, पूरी पनडुब्बी को बाहर नहीं निकाला जाता है, बल्कि एक छोटा सा पाइप बाहर निकाल देते हैं। ये छोटा सा पाइप क्या करता है, स्नॉर्कलिंग टेक्नोलॉजी के तहत बाहर निकलेगा और यहाँ से ऑक्सीजन लेगा और वो ऑक्सीजन सक करके इंजन चालू कर देगा और एग्जॉस्ट छोड़ देगा यहाँ पर। खैर, एग्जॉस्ट छोड़ना तो नॉर्मल है, अंदर भी छोड़ सकता है, बबल से बाहर आ जाएंगे, बट इसे स्नॉर्कलिंग से प्रयोग कर सकता है। लेकिन आजकल के सैटेलाइट और रडार इतना खचरा हो गया है सब कि स्नॉर्कलिंग को भी पकड़ लेता है। अब ये स्नॉर्कलिंग पकड़ा जाएगी तो ये तो स्टिल्थ रही नहीं। तो पनडुब्बी की मेन खासियत होती है कि छुप के हमला करना, हर 2 दिन पे पकड़ा जाएंगे यहाँ पे। तो स्नॉर्कलिंग भी काम नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से इसे पकड़ना थोड़ा इजी हो जाता है यहाँ पर। इसी के लिए हमें चाहिए एक ऐसा इंजन, ऐसा इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाला चीज़ जो पानी के अंदर बिना ऑक्सीजन के ही इंजन इलेक्ट्रिक बता सके यहाँ पे। तो इसकी टेक्नोलॉजी बहुत देशों के पास थी, बट भारत के पास नहीं थी यहाँ पे। लेकिन भारत ने सक्सेसफुली इसे बना लिया। इस टेक्नोलॉजी का नाम है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम, AIP। एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन सिस्टम एक ऐसी मशीन होती है जो पनडुब्बी के अंदर लगा दिया जाता है और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का प्रयोग करके और इसके अंदर से ये इलेक्ट्रिसिटी बना लेती है। ये पनडुब्बी में काम कर रहे लोगों के बायोफ्यूल, उनके टॉयलेट, बायो टॉयलेट का भी प्रयोग कर लेती है यहाँ पे और उससे ये इलेक्ट्रिसिटी बना लेती है।
और जब ये इलेक्ट्रिसिटी बना लेती है तो इसे बाहर आने की जरूरत ही नहीं है, अंदर ही अंदर बना लेती है, इसीलिए इसका नाम ही है एयर इंडिपेंडेंट, हवा से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो ये अपने ऑक्सीजन हाइड्रोजन जनरेट करके बना लेती है और ये मशीन कहलाती है एआईपी टेक्नोलॉजी। अब एआईपी टेक्नोलॉजी के लिए बैटरी चार्ज करना है तो इंजन, डीजल इंजन चलाने की जरूरत नहीं है। तो बैटरी चार्ज करने के लिए पानी के अंदर ही एआईपी टेक्नोलॉजी से बैटरी चार्ज हो जाएगी और जब ये बैटरी चार्ज हो जाएगी तो इसे बाहर आने की जरूरत ही नहीं है। एआईपी टेक्नोलॉजी से ही बिजली बनेगा और बिजली इसके रखे अंदर की बैटरी सारी बैटरी कंपार्टमेंट को चार्ज कर देगा, तो इसे बाहर आने की जरूरत नहीं है। ये जो हर 2 दिन पे बाहर आ जाता था चार्ज करने के लिए बैटरी, अब इसे बाहर नहीं आना पड़ेगा, बल्कि 15 दिन तक इसकी कैपेसिटी होती है कि 15 दिन तक ये बाहर नहीं आ पाएगा। सोचिए, इतना खतरनाक हथियार मिसाइलों से भरा हुआ, 15 दिन तक कोई देश इसे नहीं ढूंढ पाएगा, वो भी समुंदर में। तो कहां से कहां तबाही मचा के चला जाएगा, रडार कुछ नहीं कर पाएंगे, सैटेलाइट कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। तो भारत की डीआरडीओ ने इस एआईपी टेक्नोलॉजी को बना लिया है। दुनिया में बहुत सारे देशों के पास एआईपी टेक्नोलॉजी है और एआईपी कई कैटेगरी का होता है। उसमें सबसे शांत ढंग से काम करने वाला, बिना वाइब्रेशन के, बिना शोर मचाए काम करने वाला जो एआईपी है, क्योंकि वाइब्रेशन करेगा ना तो सोनार में पकड़ में आ जाएगा, तो वो होता है फ्यूल सेल टाइप का। तो डीआरडीओ ने जो बनाया है एआईपी, उसका नाम है फ्यूल सेल एआईपी टेक्नोलॉजी। अब डीआरडीओ एक रिसर्च संस्था है, वो रिसर्च कर देगी, प्रोडक्शन नहीं करेगी। तो वो डीआरडीओ रिसर्च करके प्रोडक्शन यानी उत्पादन की जिम्मेदारी एलएनटी को दे दी है। अब ये एलएनटी इसका उत्पादन करेगी, भारी भरकम बिजली घर का, जिसका नाम एआईपी है, और इसे हम अपनी पनडुब्बियों में फिट करेंगे। हमारे पास जो अभी के समय में बेहतरीन पनडुब्बियां हैं वो फ्रांस की बनी हुई पनडुब्बी है। तो हम इस मशीन को फ्रांस के पास भेजेंगे, क्योंकि फ्रांस अपनी, और पनडुब्बियों को भी फ्रांस में भेजेंगे कि भैया इसमें उतना बड़ा जगह बनाओ और इसको उसमें फिट करो। तो उसे हम रेट्रो फिटिंग कहते हैं। रेट्रो फिटिंग क्या होती है कि पुरानी मशीन में जब नई टेक्नोलॉजी को इनबिल्ट करते हैं तो उस क्रिया को हम रेट्रोफिटिंग कहते हैं। तो हम अपनी कलवरी क्लास की पनडुब्बियों को जो फ्रांस से खरीद के लाए हैं, पनडुब्बी और एआईपी दोनों भेज देंगे फ्रांस में, वो वहां पे जाके रेट्रोफिटिंग करेगा। तो जो हमारी पुरानी कन्वेंशन पनडुब्बियां थी, कन्वेंशनल पनडुब्बियां चाहे पूरी तरह से बाहर आए या स्नॉर्कलिंग करें, हर 2 दिन पे आएंगी और सैटेलाइट से पकड़ में आ जाएंगी, इसलिए इनका कोई खास रोल रहा नहीं आज के जमाने में। तो इसलिए एआईपी जरूरी है। एआईपी से ये 15 दिन बाद निकलेंगी, तो 15 दिन तक छुपे हुए अपने मिशन को कर सकती हैं।